हाय दोस्तों, YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों को हम बताएंगे क्लास 12 से फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का उठाए हैं दोस्तों, और इसमें आपको टॉपिक वाइज हम पढ़ाते चल रहे हैं। दोस्तों आज का टॉपिक आपका रहेगा कि फलक केंद्रित घनीय जालक में संकुलन क्षमता। ठीक है दोस्तों, क्या है, कल आपको अंतः केंद्रित घनीय जालक में हम संकुलन क्षमता बताए थे दोस्तों। उसके पहले हम सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता निकाल चुके हैं दोस्तों। अगर इस वीडियो को आप लोग नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो इसका पड़ा हुआ है। इसके दो टॉपिक का दोस्तों, आज लास्ट टॉपिक इसका हम बता रहे हैं संकुलन क्षमता का। आज आप लोगों को हम बताएंगे कि फलक केंद्रित घनीय संकुलन क्षमता क्या होती है दोस्तों। इसे को जानने से पहले हम बता दें आप लोगों को कि जो इसके अंदर हम जालक क्रिस्टल जालक पढ़ते हैं, उस क्रिस्टल जालक में दोस्तों शुरू से अंत तक हम लोग यही पढ़ते आए हैं कि कोनों के ऊपर परमाणु उपस्थित होते हैं। लेकिन दोस्तों सब में हम लोग तीनों पॉइंट पढ़ेंगे। तीनों पॉइंट में अलग अलग टाइप से हम लोग परमाणुओं को क्या करते हैं, अध्यासित करते हैं दोस्तों। अध्यासित करने का मतलब कि संपर्क में रखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर हम लोग किनारों पर, कोनों पर तो परमाणुओं को रखे ही हैं, लेकिन परमाणु कोनों के साथ साथ उसके हर एक फलक के ऊपर भी परमाणुओं को हम लोग इस प्रकार से व्यवस्थित किए हैं दोस्तों कि उनके जो परमाणु हैं वो आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, जिसके कारण 74% जो भाग है दोस्तों, ये परमाणु फलक केंद्रित घनीय कोशिका का जगह ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए पहले इसको हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद फिगर बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए यहां पर इसका डेफिनेशन हम दे चुके हैं दोस्तों। ठीक है ना, डिटेल बता चुके हैं कि इस प्रकार के, देखिए क्या लिखा हुआ है कि इस प्रकार के जालक में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी स्थित होते हैं तथा फलक के केंद्र पर स्थित ये कण परमाणु के कोनों पर भी कोनों के कणों के संपर्क में होते हैं। इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों, जैसे हम आइए फिगर बनाते हैं इसका। ठीक है दोस्तों, पहले हम लोग एक डब्बा बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों, पहले एक डब्बा हम बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक डब्बा यहां पर हमने बना दिया। ठीक है, अब एक डब्बे के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, दूसरा डब्बा रख देते हैं दोस्तों। क्या करते हैं, एक दूसरा हम डब्बा रख देते हैं। अब दूसरे डब्बे को रखने के बाद भैया हम बार बार क्या बताए हैं आप लोगों को कि सारे कॉर्नरों को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो इनका कॉर्नर इनसे जोड़ देते हैं, इनका कॉर्नर इनसे जोड़ देते हैं, इनको इससे जोड़ देते हैं और इसको इससे जोड़ देते हैं। अब भैया यहाँ पर तो हम लोग जोड़ दिए सारे कॉर्नरों को। सारे कॉर्नरों के ऊपर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि परमाणुओं को स्थापित कर देते हैं। तो सारे कॉर्नरों पर हम परमाणुओं को क्या किए दोस्तों, स्थापित कर दिए। और स्थापित करने के बाद कह रहा है कि कोनों पर तो उपस्थित होते ही हैं परमाणु, लेकिन कोनों के अलावा इनके फलक पर भी क्या होते हैं, परमाणु उपस्थित होते हैं। तो ये है दोस्तों फलक। इसका जो रेड कलर का आपको दिख रहा है दोस्तों, ये है आपका फलक। ठीक है दोस्तों, इस फलक के ऊपर भी ये परमाणु उपस्थित होते हैं। तो ये तो रहा दोस्तों सिंपल डायग्राम आपका। ठीक है, अभी हम लोगों को ये संपर्क में नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों कि ये कण जो है कह रहा है कि संपर्क में होते हैं। तो ये चीज हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कहां संपर्क में। आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर जी आप तो लिखे हैं कि संपर्क में होते हैं, कोनों के संपर्क में होते हैं ये परमाणु एक दूसरे के, लेकिन यहाँ पर तो संपर्क में आप दिखाई नहीं रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम दूसरे फिगर का निर्माण करेंगे। तो आइए एक और डब्बा हम बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और डब्बा बनाएंगे। यहां पर एक दूसरा हम डब्बा बना दिए भैया। ठीक है ना, इस डब्बे का हम नामकरण कुछ कर देते हैं। क्या नामकरण कर देते हैं दोस्तों, इसको ए मान लेते हैं, इसको एच मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, अब ए डी ई और एच का एक हम डब्बा बना दिए। इस डब्बे के ऊपर दोस्तों एक हम दूसरा डब्बा रखे। क्या रखे दोस्तों, एक दूसरा डब्बा रखे और उस दूसरे डब्बे को इस प्रकार रखते हैं दोस्तों कि उनके परमाणु रखने पर एक दूसरे के क्या होंगे, संपर्क में होंगे। तो दोस्तों इसका भी नामकरण हम कर देते हैं। तो इसका नामकरण करेंगे दोस्तों, तो इसको हम बी मान लेते हैं और इसको हम दोस्तों सी मान लेते हैं। इस पॉइंट को हम जी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं दोस्तों, जी मान लेते हैं और इसको हम एफ मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सारे हम डब्बे को नामकरण कर दिए, सारे डब्बों का नामकरण कर दिए दोस्तों। अब यहाँ पर कॉर्नर से कॉर्नर को हम लोग जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, कॉर्नर से कॉर्नर को यहाँ पर जोड़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर हम ए इधर बना देते हैं। ठीक है, अब यहां पर कॉर्नर से कॉर्नर को तो हम लोग जोड़ लिए दोस्तों। अब बात करते हैं कि ए से सी तक एक हम विकर्ण खींचेंगे। क्या करेंगे, ए से सी तक एक हम विकर्ण खींचेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ए से सी तक एक हम यहां पर क्या किए, विकर्ण खींच दिए। ठीक है दोस्तों, क्या किए, एक हम विकर्ण खींच दिए। अब विकर्ण खींचने के बाद
विकर्ण खींचने के बाद इसके ऊपर हम परमाणु रखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या रखेंगे? परमाणु रखेंगे। तो परमाणुओं को अब आइए हम रखते हैं दोस्तों, यहां पर हम लोग एक परमाणु रख देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, यहां पर एक परमाणु कुछ इस प्रकार से रख दिए। ठीक है दोस्तों, एक परमाणु इसके जस्ट सटे हुए संपर्क में एक और परमाणु रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर हम बात करते हैं जो तीसरा परमाणु होता है वो सी के कोनों पर होता है। ठीक है दोस्तों, सी के कॉर्नर पर होता है। अब देखिए यहां पर तीन परमाणु एक दूसरे के संपर्क में है, अर्थात कहने का मेरा मतलब यह है दोस्तों कि जो ये केंद्र का, ये फलक का जो ये एक परमाणु होता है वो इन दोनों फलकों पर रखे, इन दोनों कॉर्नर पर रखे परमाणुओं के संपर्क में रहता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको? इन दोनों परमाणुओं के संपर्क में रहता है। तो यहां पर दोस्तों ये संपर्क में आ गया। ठीक है, अब यहां पर इसको हम कुछ नामकरण कर देते हैं। तो इसको हम बी बिंदु मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? विकर्ण को हम लोग क्या मान लेते हैं दोस्तों? बी मान लेते हैं। और यहां से ये भुजा जो है डी से ई तक क्या है? ए है। ठीक है दोस्तों, यहां पर हम लोग इतना नामकरण कर लिए, मान लिए दोस्तों। अब हम बात करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इसको हम क्या करेंगे दोस्तों? सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इसको हम इस फिगर को अब मिटा देते हैं। हमको मतलब है किससे? तो इस वाले फिगर से मतलब है। ठीक है दोस्तों, इसको हम मिटा देते हैं। उसके बाद आपको हम बता रहे हैं दोस्तों, नोट करते रहिएगा आप लोग, फिगर को ध्यान से देखिएगा आप लोग, बनाते रहिएगा दोस्तों। अब फलक का विकर्ण निकालते हैं दोस्तों। क्या निकालेंगे हम लोग यहां पर? फलक का विकर्ण। तो फलक का विकर्ण निकालेंगे दोस्तों तो त्रिभुज ए बी और सी में, देखिए दोस्तों ए बी और सी ये हिस्सा आपका लिया जा रहा है, ए बी सी, और ये जो विकर्ण है आपका मिलकर के एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो त्रिभुज ए बी सी में ले लेते हैं हम लोग दोस्तों। तब ये हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में दोस्तों? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है ना, AC का स्क्वायर। अब AC का मान हम लोग क्या निकाले हैं दोस्तों? B निकाले हैं। तो इसके जगह पर हम लोग क्या रखेंगे? B स्क्वायर रखेंगे। रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो B स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग B स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों? लंब का स्क्वायर और प्लस क्या होता है? आधार का स्क्वायर, यानी कि BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर हम रखेंगे। क्या रखेंगे दोस्तों? BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब यहां पर दोस्तों हम मान रख दिए। ठीक है, अब इसका हम मान रखते हैं। भुजा कितना दिया हुआ है? A दिया हुआ है। तो हम लोग मान रखेंगे दोस्तों। अब BC बराबर क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस AB बराबर क्या हो जाएगा? A स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, दोनों को हम जोड़ देंगे आपस में तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 2A स्क्वायर। B स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2A स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम B बराबर निकाल देते हैं दोस्तों तो ये हो जाएगा √2A हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, A है अंडर रूट से बाहर है। ठीक है ना दोस्तों, अंडर रूट से ये बाहर है। तो B बराबर क्या हो जाएगा? √2A हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग क्या निकाल चुके हैं? √2A निकाल चुके हैं दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहां पर कि यदि यहां पर हम बात करेंगे कि यदि गोलों की त्रिज्या इसकी तो क्या हो जाएगी? 2R हो जाएगी, और ये अध्यासित कर रहा है तो इसकी R हो जाएगी और इसकी भी R हो जाएगी। तो दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा दोस्तों? 2R और 2R 4R हो जाएगा। तो यदि गोलों का अर्धव्यास R हो तब, यहां पर नोट कर लीजिए दोस्तों कि यदि गोलों का अर्धव्यास स्मॉल r हो तो, ठीक है दोस्तों, अब स्मॉल r हो, गोलों का यदि हम व्यास को क्या मान लिए दोस्तों? स्मॉल r मान लिए, तब ये क्या हो जाएगा दोस्तों? b बराबर 4r इजकल टू कितना का हो जाएगा? ये √2a का। ठीक है दोस्तों, जो 4r होगा यहाँ पर इसका r क्या हो जाएगा? 2r, और 2r क्या हो जाएगा? 4r, और ये बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों? जो ये हम b स्क्वायर बराबर इतना निकाले हैं, कितना? √2a निकाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके ये बराबर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों, यहां से खींच लेते हैं। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कि इतना बराबर हम लोग इतना निकाल चुके हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि a बराबर 4r √2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? a बराबर 4r बटा में √2 लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों
2√2r। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 2√2r लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं? संयुग्मी में से गुणा करने पर कट जाएगा, ठीक है दोस्तों, 2r बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, √2r बचेगा, ठीक है, 2√2r बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2√2r हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? r बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों? r बराबर a/2√2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? r बराबर a/2√2 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। तो अब आगे अब आपको हम बताते हैं, इतना आप नोट कर लीजिए दोस्तों, फिर आपको हम बता रहे हैं, ठीक है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, आगे बताते हैं दोस्तों, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, नोट करिए। अब यहाँ पर चूंकि हम लोग लिखेंगे, जब हम निकाल चुके थे दोस्तों r बराबर a/2√2 निकाल चुके थे, ठीक है दोस्तों। अब लिखेंगे, चूंकि सीसीपी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग में हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे कि संरचना में प्रभावी रूप प्रति एकक कोशिका में 4 गोले होते हैं, ठीक है दोस्तों। एक कोशिका के अंतर्गत 4 गोले उपस्थित होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 4 गोलों का कुल आयतन कितना हो जाएगा? 4 गुणे πr, 4/3 πr³। एक गोले का आयतन कितना होता है दोस्तों? तो 4/3 πr³ होता है। और यहाँ पर 4 गोलों के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर 4 से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है दोस्तों, के बराबर होता है। तथा घन का आयतन जब हम निकालेंगे दोस्तों, इस घन का आयतन जब हम निकालेंगे तो ये क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 2√2r का क्यूब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा? 2√2r का क्यूब, अर्थात ये आपका भुजा हो जाएगा दोस्तों, ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। इसका मान पीछे निकाल चुके हैं, ठीक है ना। देन तब हो जाएगा ये दोस्तों a क्यूब बराबर, हम लोग नोट करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर करते हैं a क्यूब बराबर, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों? हम लोग इसको लिख सकते हैं ना कि क्या है, यहाँ पर 2√2 का r³ है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे √2 गुणे √2 मल्टीप्लाई √2 इंटू r³। r का करेंगे दोस्तों 3 बार तो r³ ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी के 4 दूनी के 8। और दोस्तों यहाँ पर 1 हम लेंगे, ठीक है ना। क्या होगा? 1 ले लेंगे तो इसमें से एक रूट बाहर एक 2 बाहर निकल जाएगा रूट से, तो ये हो जाएगा 2 और √2r³ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह है, भूलिएगा मत आप लोग, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा दोस्तों a³ बराबर 8 दूना का 16 √2r³ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा? a³ 16। अब यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं a³ बराबर 16 √2r³ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम संकुलन क्षमता निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों? संकुलन क्षमता। तो है, आप बना लीजिए दोस्तों, संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता बराबर क्या होता है दोस्तों? एकक कोशिका में चारों गोलों को अध्यासित करने वाला जो होता है आयतन, अध्यासित करने वाला आयतन गुणे 100 बटा में क्या हो जाता है दोस्तों? बटा में ये हो जाएगा आपका एकक कोशिका का कुल आयतन, एकक कोशिका का कुल आयतन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम नोट कर देते हैं आपके लिए फॉर्मूला। ये अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके फार्मूला के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम संकुलन क्षमता निकालेंगे तो लिखेंगे दोस्तों, आपके बुक में ये फार्मूला दिया होगा कि एकक कोशिका में 4 गोलों द्वारा अध्यासित आयतन गुणे 100, ठीक है दोस्तों, बटा में एकक कोशिका का कुल आयतन। आपके बुक में ये वाला फार्मूला दिया हुआ है दोस्तों, इसको हम आसानी तरीका से यहाँ पर बना दिए हैं कि संकुलन क्षमता निकालने के लिए परमाणुओं द्वारा अध्यासित आयतन, परमाणुओं द्वारा अध्यासित आयतन हम निकालेंगे दोस्तों, ठीक है ना। कितना भाग इसके अंदर अध्यासित कर रहा है, अर्थात उसके अंदर प्रवेश कर रहा है। तो एकक बटा में एकक कोशिका का कुल आयतन। दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको हम बताते हैं इसी फार्मूले पर मान रख करके, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे, मान रखेंगे इसके ऊपर, इस फार्मूले के ऊपर हम दोस्तों मान रखेंगे जब, तो मान यहाँ पर दोस्तों क्या है, एकक कोशिका परमाणुओं द्वारा अध्यासित आयतन। तो परमाणुओं द्वारा अध्यासित आयतन कितना था दोस्तों हम लोगों का? 4 गुणे 4/3 πr³, यही है दोस्तों ना। बटा में एकक परमाणुओं का
कुल आयतन कितना है दोस्तों, एका कोष्टिका का आयतन कितना निकाले थे, 16√2 निकाले थे, 16√2r³ निकाले थे, यही निकाले थे ना दोस्तों। हाँ यही निकाले, बिल्कुल यही निकाले थे, बोलो सर यही निकाले थे बिल्कुल हम लोग। तो ये हो जाएगा इतना दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करा दे तो 4 गुणे 22 पाई का मान रख दिए दोस्तों, ठीक है ना, 22, और ये हो जाएगा आपका r³ गुणे 100 बटा में, यहाँ पर ये हो जाएगा 3, ये है 3, ठीक है ना, और 22/7 होता है, तो पाई का मान 22/7 हो गया, और गुणे यहाँ पर ये हो जाएगा आपका दोस्तों 16 गुणे √2 गुणे ये हो जाएगा आपका r³, क्या हो जाएगा दोस्तों, r³ प्रतिशत मात्रा यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों r³ से r³ हम लोग कटा दिए, ठीक है, 4 चौका 16 और 4 एकम 4, ये कट गया दोस्तों आपका, ठीक है। बचा क्या, तो 22 गुणे 100, 22 गुणे 100 बच गया, तो 22 और गुणे 100 यहाँ पर हम कर दिए। नीचे आपका क्या बच गया दोस्तों, तो नीचे आपका बच गया 3 गुणे 7 और गुणे √2, ठीक है दोस्तों, √2 बच गया। अब 2 से √2 से इसको जब हम कटाएंगे दोस्तों, तब ये हो जाएगा 11√2, ठीक है दोस्तों, 11√2 से कट जाएगा ये। अब ये हो जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पर 11√2 गुणे 100 बटा में 21, क्या हो जाएगा, 3 सत्ते 21, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अब हम लोग इसको डिवाइडेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों √2 का मान रखेंगे, तो 11 गुणे √2 का मान 1.414 होता है, ठीक है, और ये हो जाएगा गुणे 100 बटा में 21, ठीक है दोस्तों। अब यहां से इसका हम मान निकाल देते हैं, तो इसमें जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 141.4, 2 स्थान तक 0 है तो 2 स्थान दशमलव इधर दाहिनी तरफ आ जाएगा, तो 11 गुणे 141.4 बटा में 21, क्या हो जाएगा दोस्तों, 21। अब इसका जब हम डिवाइडेशन करेंगे दोस्तों, गुणा भाग करेंगे, तो इसका गुणा करेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा आपका 1555.4, ठीक है दोस्तों, 1555.4 बटा में 21 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम डिवाइडेशन करेंगे दोस्तों, तब ये हो जाएगा आपका 74.066 ऐसे कुछ आता रहेगा मान आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग परसेंटेज ले लेते हैं दोस्तों, तो ये क्या मान लेंगे, 74% मान लेते हैं। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं दोस्तों कि 74% भाग जो है परमाणु क्या करता है, इस जालक को घेर करके रखता है। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो नोट कर लीजिए यहाँ पर कि 74% भाग, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर 74% जो भाग है क्या है, पूरे परमाणुओं से यह जालक भरा हुआ है। अगर हम देखेंगे कि इसमें खाली भाग कितना होगा इस जालक का, तो 100 माइनस क्या करेंगे दोस्तों, 74% घटा देंगे, तो ये 26% जो भाग होगा दोस्तों, ये आपका क्या होगा, खाली होगा। 26% भाग इसमें खाली रहता है, किसमें, तो फलक केंद्रित घनीयक कोशिका के अंदर 26% भाग जो होता है दोस्तों खाली रहता है, और 74% भाग परमाणुओं द्वारा भरा होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। अगर दोस्तों इस टॉपिक में कुछ समझ में आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट करके जरूर आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद आपका।